प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने पाठ्यक्रम आपको इतिहास के दूसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद पढ़ने जा रहा हूं और हम क्रमशः बिंदुवार एक टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, कैसे फैला और राष्ट्रीय आंदोलन का भारतीय जनजीवन पर, राजनीति पर क्या प्रभाव है। हमने फर्स्ट चैप्टर में राष्ट्रवाद क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि राष्ट्रवाद एक भावना है, एक विचार, एक आइडियोलॉजी है जिसमें किसी देश के लोग अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। क्योंकि आधुनिक युग में यह विचार यूरोप में पुष्पित पल्लवित हुआ और फिर यूरोपियनों के माध्यम से यूरोप वाले जहां जहां गए उन इलाकों में उनके विचार गए और वहां पर राष्ट्रवाद धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ और वहां के लोगों ने राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर अपने राष्ट्र निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया है। तो भारत का आधुनिक राष्ट्रवाद हमेशा ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं था कि भारत में पहले राष्ट्रवाद नहीं था। प्राचीन काल से हमारे देश में राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद के विचार अरे पड़े थे, चाहे वो चाणक्य की भावना रही, चंद्रगुप्त के विचार है, अशोक के रहे, महाराणा प्रताप की बात में पढ़ते हैं, ये सभी राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित थे। लेकिन आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन और लंबे समय तक पहले मुगल शासन के दौरान हमारी राष्ट्रीयता कहीं न कहीं पददलित हो गई। तो यूरोपियनों के आने के बाद उनके विचारों से प्रभावित होकर हमारे देश में राष्ट्रवाद आगे बढ़ा और हमने राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। यहाँ पर दो टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं। पहला तो ये कि जो भारतीय राष्ट्रवाद था वो यूरोपीय राष्ट्रवाद से अलग है। इसमें दो मुख्य मुद्दे। पहली बात तो ये कि जो यूरोप का राष्ट्रवाद था वो स्वतः स्फूर्त था। वहां के लोगों में ये भावना प्रारंभ हुई और धीरे धीरे एक से दूसरे राष्ट्र में फैलते फैलते यूरोप के कई राष्ट्रों में ये विचार फैले। जबकि भारत का राष्ट्रवाद कहीं न कहीं यूरोपियन राष्ट्रवाद से प्रभावित, यानी यूरोपियनों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचार भारत में पहुंचा था, ये स्वतः स्फूर्त नहीं। दूसरी बात कि यूरोप में राष्ट्रवादी विचार कहीं न कहीं पहले के पीछे अपनी ही सरकारों की गलत नीतियां थी। जो राजतंत्रीय व्यवस्था, निरंकुश राजतंत्र था, उसके खिलाफ आक्रोश ने उन्हें राष्ट्रीयता की ओर बढ़ाया। जबकि भारत में राष्ट्रवादी विचार विदेशी शासकों की गलत नीतियों के खिलाफ फैलना शुरू हुआ। तो इस तरह से भारत का राष्ट्रवाद यूरोप के राष्ट्रवाद से थोड़ा अलग है। दूसरा बिंदु जो अक्सर हमारी परीक्षाओं में बच्चों से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों की उपज था कैसे? सीधी सी बात हम समझें। जैसे हमने कहा कि भारत में पहले राष्ट्रीयता के विचार नहीं थे 18वीं और 19वीं सदी में। उस बीच औपनिवेशिक सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। उसके तहत कई तरह की नीतियां लागू की, चाहे वो आर्थिक नीतियां, सामाजिक नीतियां, कई राजनीतिक निर्णय हो, और इन नीतियों के खिलाफ जनमानस में समय समय पर आक्रोश फैल रहा। उस आक्रोश के कारण ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्षेत्रीय आंदोलन हो रहे, विद्रोह हो रहे, चाहे वो किसानों का विद्रोह,
आदिवासियों का विद्रोह, कई बार सेना में विद्रोह। तो ये सभी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन थे, यानी औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ वो विद्रोह नहीं थे, वो अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ थे। किसानों के आंदोलन, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों के खिलाफ, आदिवासियों के आंदोलन, अंग्रेजों की वन नीतियों के खिलाफ, सैनिकों का विद्रोह कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार की सेना में भेदभाव की नीतियों के खिलाफ। और ये पूरे देश में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में छोटे बड़े आंदोलन चल रहे थे, विद्रोह चल रहे थे। इन्हीं विद्रोहों ने धीरे धीरे एक राष्ट्रीय स्वरूप धारण किया। इन छोटे छोटे आंदोलनों ने भारतीयों को प्रेरित किया कि हम एक होकर पूरे देश के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाएं। छोटे आंदोलन क्षेत्रीय होते थे, क्षेत्रीय मुद्दे पर होते थे, लेकिन इन सबने हमें प्रेरित किया कि हम पूरे देश को लेकर आंदोलन चलाएं, देश के मुद्दे को उठाएं। और यही राष्ट्रीय आंदोलन का कारण, यानी कह सकते हैं कि देश में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ जो छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे, उन्हीं आंदोलनों ने एक अखिल भारतीय आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर दी। और इस तरह हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत हो गई। अब तो एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश का आंदोलन अलग अलग सोच के हिसाब से रहा। हमारे देश में बहुत सारे विद्वान इतिहासकार ये मानते हैं कि देश की आजादी की पहली लड़ाई 1857 में प्रारंभ हो गई और कहीं न कहीं वो राष्ट्रीयता से प्रेरित थी हमारी सोच। लेकिन बहुत सारे जो यूरोपीय विद्वान हैं या कई भारतीय विद्वान भी हैं, वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। इसलिए आपकी इस पुस्तक में, इस अध्याय में हम 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलनों का ही अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले संक्षिप्त में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालें। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बंबई में हुई थी। बंबई में जगह था गोकुलदास देशपाल संस्कृत कॉलेज, उसी कैंपस में बैठक करके देश के लिए एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना का निर्णय किया है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस संस्था को स्थापित करने वाला एक विदेशी था जिसका नाम यूंग था, एलन ऑक्टेवियन यूंग, यूंग। ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, ब्रिटिश सरकार में सिविल सर्विस से रिटायर्ड सेवानिवृत्त, और इसने भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की ओर कदम बढ़ाया। इसमें इसने ब्रिटिश सरकार का भी सहयोग किया, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से भी परामर्श किया, फिर ब्रिटेन जाकर वहां की सरकार से भी परामर्श किया, और तब लौटने के बाद बंबई के गोकुलदास देशपाल संस्कृत कॉलेज में ये बैठक की गई। उस समय देश के लगभग 72 सदस्य शामिल हुए और अखिल भारतीय संस्था का निर्णय लिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष
श्री उमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए। वास्तव में अंग्रेजी में जब आप देखोगे तो इनका नाम W.C. बनर्जी है। W व्योमेश के नाम से आता है, व्योमेश, लेकिन हम हिंदी में उन्हें उमेश पढ़ते हैं। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बेंगोली नाम और उसको हिंदी में हम उमेश चंद्र बनर्जी पढ़ते हैं। कांग्रेस के पहले महासचिव बने और नेशनल बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। अब एक प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि आखिर एक अंग्रेज को भारतीयों के लिए संस्था स्थापित करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो भारतीयों का इतना बड़ा ही जैसे? ऐसी बात नहीं थी। बहुत से विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी है और ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि वो अंग्रेजी साम्राज्य का बहुत बड़ा समर्थक और संरक्षक था। भविष्य में 1857 जैसा विद्रोह न हो, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसे सेफ्टी वॉल्व की सुरक्षा नली की आवश्यकता थी और कांग्रेस को उसने सेफ्टी वॉल्व के रूप में यूज करने के लिए स्थापित किया। जिस तरह हमारे कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है कि कुकर ब्लास्ट होने से बचाता है, तो उसको डर था कि भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति जो आक्रोश बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर ये ब्लास्ट करेगा, विस्फोट करेगा, तो क्यों ना हम एक ऐसा मंच दे दें इनको, ये उस मंच से अपने आक्रोश को धीरे धीरे व्यक्त करते रहे, इनका गुस्सा निकलता रहे, वो स्टोर होने नहीं पाए और फिर साम्राज्य के लिए विस्फोट की स्थिति तो साम्राज्य को भविष्य में होने वाले विस्फोट से बचाने के लिए उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन के अलावे जो भारतीय राजनेता थे, ठीक है, समाज के कुछ वर्ग के लोग थे, विदेशों में पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उनकी राजनेता पर हमें शक नहीं करना चाहिए। वो देश प्रेम की भावना से, राष्ट्र प्रेम की भावना से, भारतीयता से प्रेरित होकर इस संगठन की स्थापना में शामिल हुए। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कालक्रम देखें तो इसको 3 काल में बांटा। उदारवादी काल, उग्रवादी युग और गांधीवादी युग। अपनी स्थापना से लेकर 1905 तक माना जाता है कि कांग्रेस में इन पुराने नेताओं का वर्चस्व था, जिसमें फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, के.टी. दर्लैंड, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, योगेश्वर बनर्जी जैसे नेता शामिल। ये चूंकि विदेशों में पढ़े लिखे समाज के कुछ वर्ग थे, तो इनके मन में अंग्रेजों के प्रति निष्ठा थी, कोई doubt नहीं। इनका मानना था कि अंग्रेज अच्छे लोग और इनसे अगर हम अपनी समस्याएं कहें तो इसमें वो सुधार करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने खासकर इंग्लैंड में जाकर अंग्रेजी शासन को देखा था, सरकार द्वारा जनता को दी गई सुविधाओं को देखा और इसी के तहत इस कांग्रेस में जो परिपाटी बनी, व्यवस्था बनी कि प्रत्येक वर्ष देश के किसी न किसी हिस्से में बैठक होगी, एक नए अध्यक्ष का चुनाव होगा और पूरे वर्ष उस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस अपनी गतिविधियां चलाती है। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा के बाद सुधारों की एक लिस्ट तैयार हो, सूची तैयार हो और फिर उस सूची को ब्रिटिश सरकार के सामने सौंप दिया जाता कि हमारी ये मांगे हैं, इसमें सुधार किया जाए। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की इस मानसिकता में बदलाव आया। कई भारतीय मध्यम वर्ग के युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
में महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस की इस नीति की आलोचना की। उनका मानना था कि कांग्रेस की यह नीति भिक्षावृत्ति की नीति है, हम अंग्रेजों से भीख मांगे। इसलिए उन्होंने इस नीति का विरोध किया और यह का 1905 से प्रारंभ होकर 1916 तक देश में चलता है। और फिर हम कह सकते हैं कि 1916 के बाद और देश की आजादी के समय तक गांधी का काम होता है। उग्रवादी कांग्रेस के जो बड़े नेता बनकर हुए, जिन्हें हम लाल पाल के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो अब इस काल के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आदि थे, जबकि लाल बाल पाल और इस काल के नेता महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल आदि। ठीक है, तो इस तरह कांग्रेस के काल को हम 3 भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। 1915 में गांधी के आगमन के बाद धीरे धीरे गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता बन जाते हैं और फिर कांग्रेस मतलब गांधी और गांधी मतलब कांग्रेस हो जाती है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, वह है प्रथम विश्व युद्ध और भारत। यानी प्रथम विश्व युद्ध में भारत में कुछ नए तरह की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां पैदा की, जिसके कारण भारतीय जनमानस की सोच में बदलाव आया और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एक नए स्वरूप में सामने आता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, बोर्ड में एक प्रश्न आता है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के लिए कौन से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण किया जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नया रूप दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में कई तरह की समस्याएं बढ़ गई थी। अगर हम समस्याओं की चर्चा करें तो हम पाएंगे कि सबसे बड़ी समस्या महंगाई का बढ़ना था। विश्व युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, कि जब भी कोई लड़ाई होती है तो इसका सीधा असर वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। हमारे देश की एक तो गरीब जनता ब्रिटिश सरकार की नीतियों से पहले से ही परेशान थी और इस विश्व युद्ध ने जो महंगाई की मार डाली उन पर, उससे देश की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश और बढ़। दूसरा, वस्तुओं की कमी। केवल कीमतें ही नहीं बढ़ी, वस्तुओं की सप्लाई भी कम हो गई, क्योंकि जो अधिकांश वस्तुएं थी वो वारगुड्स के रूप में, युद्ध सामग्री के रूप में युद्ध के मैदान में चली जाती थी। कपड़े सेना के खर्च में चले जाते थे, खाद्य सामग्री सेना की चली जाती थी और देश के जनमानस के लिए ये वस्तुएं मिलनी कठिन हो गई, महंगे दाम पर भी मिलना कम हो गया, जिससे लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तीसरी बड़ी समस्या तब आई जब युद्ध लंबा खींचने लगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भी नहीं सोचा था कि यह युद्ध इतना लंबा खींचेगा कि 1914 से 18 तक जाएगा। उन्होंने तो सोचा था कि जून में युद्ध आरंभ हो रहा है, दिसंबर तक हम इसे समाप्त कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जैसे जैसे युद्ध लंबा होता गया, सैनिकों की आवश्यकता बढ़ती गई। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने देश में जबरन भर्ती आरंभ कर दिया। ये सेना की कमी को पूरा करने के लिए किया गया।
क्योंकि देश के युवा सेना में भर्ती होने के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं थे, तो बलपूर्वक युवाओं को पकड़ कर सेना में भर्ती किया जाने लगा। इससे हमारे देश के लोगों में आक्रोश बढ़ा कि ब्रिटिश सरकार के लिए हम युद्ध में मरने क्यों जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नीतियां ऐसी थी, चारों की बात फैल गई थी कि जहां खतरनाक पोजीशन होता था, जहां पर ज्यादा खतरा होता था, वहां भारतीय सैनिकों को भेजा जाता था, जिससे ज्यादा नुकसान भारतीयों को। एक चौथी बड़ी समस्या इस काल में है करारोहण। और कर वृद्धि। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के लिए नए नए कर लगाए और पुराने करों में वृद्धि भी कर दी, टैक्स बढ़ा दिया। तो जो जनता इतने कष्टों में हो, परेशान हो, ऊपर से उन पर टैक्स का बोझ और बढ़ा दिया जाए, तो हम समझ सकते हैं कि देश की जनता की हालत क्या हो। और हमें जानना चाहिए कि इसी समय देश को एक नए कर का अनुभव हुआ, जो आज भी हमारे देश में चलता है, आय कर, इनकम टैक्स। ये पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अपने के काल में लगाया। तो इन सारी समस्याओं से जनता दुर्भाग्य ये था कि न केवल ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर कष्टों का बोझ डाल रही थी, बल्कि प्रकृति भी हमारे खिलाफ थी। और इसी बीच प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो गया। सूखा, अकाल, महामारियों का दौर ऐसा चला कि भारत के इतिहास में हम समझ सकते हैं कि 1911 की तुलना में 1921 में जनसंख्या घट गई। आज 10 वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ बढ़ जाती है, और उस समय 10 वर्षों में बढ़ने के बजाय बढ़ते जनसंख्या। यह बताता है कि इन संख्याओं के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं ने भी हमारी समस्या को बढ़ाया। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनमानस के मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार अभी युद्ध में उलझी हुई है, संकट में है। तो जैसे ही ब्रिटिश सरकार संकट से निकलेगी, युद्ध बंद होगा, कहीं न कहीं सरकार हमारे कष्टों को दूर करने का प्रयास करेगी, हमारे घाव पर मलहम लगाएगी। पर हुआ इसके ठीक विपरीत। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीयों के घावों पर मलहम लगाने के बदले नमक और मिर्च का पाउडर लगाना शुरू कर दिया, जिससे हमारे देश के लोगों में आक्रोश बढ़ा और यहीं से राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत। अब यहाँ की बात एक और महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी काल में हमारे देश में महामानव का आगमन हुआ, जिसे इतिहास में हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। हम सबको पता है इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में होता है। पोरबंदर आज के गुजरात के काठियावाड़ जिले में। एक गांव आज हमारा शहर बन चुका है। इनके पिता करमचंद गांधी थे, राजकोट रियासत के दीवान थे। स्थानीय शिक्षा पूर्ण करने के बाद, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद ये उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और 90 के दशक में 1893 तक ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़कर इंग्लैंड से लौटे।
लेकिन शायद प्रकृति को कुछ और मंजूर था भारत की राजनीति। पहले इन्हें अफ्रीका की राजनीति में दखल देने का अवसर मिला। उसी समय एक ऑयल कंपनी थी अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला, उसी कंपनी के मुकदमे की पैरवी के लिए असिस्टेंट लेयर्स के रूप में ये अफ्रीका गए और अफ्रीका जाने के क्रम में ट्रेन में जो उनके साथ घटना घटी हम सब जानते हैं कि इन्होंने एज ए बैरिस्टर अपनी स्थिति को देखते हुए प्रथम श्रेणी का टिकट लिया और प्रथम श्रेणी के डब्बे में जाकर बैठ गए। लेकिन उस समय अफ्रीका में रंगभेद नीति प्रचलित थी, काले लोगों को प्रथम श्रेणी के डब्बे में बैठना वर्जित था, इसलिए गोरे लोगों ने इन्हें मना किया और जब ये नहीं माने तो अगले स्टेशन पर इन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। और इसी भेदभाव के खिलाफ गांधी ने अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत की। और एक तरह से 1893 से लेकर 1915 तक ये अफ्रीका में रहे, आते जाते रह गया। लेकिन इनका काम क्षेत्र अफ्रीका रहा, चाहे वो ट्रांसवाल हो, प्रिटोरिया हो, कई जगहों पर काले लोगों के खिलाफ जो भेदभाव होता था उसके लिए इन्होंने वहां आंदोलन चलाया, अपने सत्याग्रह नामक हथियार का प्रयोग किया और बहुत हद तक वहां की गोरी सरकार को झुकने के लिए बाध्य किया और अफ्रीका के अश्वेत लोगों को कुछ अधिकार दिया और अंततः 1915 में भारत वापस आए। भारत वापस आने के बाद इन्हें भारतीय राजनीति में प्रवेश करना चाहा, लेकिन तत्कालीन प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देश पर इन्होंने भारत भ्रमण का निर्णय लिया। 2 साल तक भारत भ्रमण किया, भारत के लोगों को जाना, भारत की परिस्थितियों को जाना और तब जाकर भारतीय राजनीति में प्रवेश करना शुरू किया। लेकिन इसी कालखंड में इन्होंने तीन बड़े सत्याग्रह किए, 3 प्रारंभिक सत्याग्रह। इन्होंने गांधी को देश का सर्वमान्य नेता बना दिया। हालांकि आपके इतिहास की पुस्तक में तो आपने इसको लेकर कंक्लूजन दिया है, हम लोग उसी को लेकर चलेंगे, लेकिन वास्तव में ये 1917 माना जाता, लेकिन आपकी किताब में 1916। तो 1916 में चंपारण सत्याग्रह होता है, 1917 में खेड़ा सत्याग्रह, और 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, ये किसानों के लिए और ये मिल मजदूरों, क्योंकि चंपारण बिहार का एक बड़ा महत्वपूर्ण जिला था और वहां पर ब्रिटिश सरकार ने 3 कठिया प्रणाली चला रखी थी। 3 कठिया यानी प्रत्येक किसान को अपने 1 बीघा खेत में 3 कट्ठा नील बोना अनिवार्य था।
क्योंकि ब्रिटिश कपड़ा उद्योग के लिए नील की काफी अधिक आवश्यकता है, इसलिए नील की खेती पर जोर दिया गया, क्योंकि इसके पहले बंगाल में नील की खेती करने वालों ने विद्रोह कर दिया और वहाँ नील का उत्पादन लगभग कम हो गया। तो उसकी भरपाई के लिए बिहार में बलपूर्वक नील की खेती कराई जा रही, लेकिन नील की खेती करने से किसानों को काफी परेशानी होती। एक, जमीन की उर्वरता कमजोर पड़ जाती, दूसरा, नील की कुछ कीमत नहीं देते ब्रिटिश व्यापारी, और तीसरी बात कि इसके कारण खाद्यान्न की कमी हो जाती है, गेहूं चावल का उत्पादन कम था। इसमें किसान खेती करना नहीं चाहते थे नील की, लेकिन उसे जबरदस्ती कराया जाता था। इसीलिए किसान नेता राजकुमार शुक्ला ने गांधी से संपर्क किया और गांधी को चंपारण आकर उनकी स्थिति देखने का आग्रह किया। कई आग्रहों के बाद गांधी जी चंपारण गए। उन्होंने किसानों की स्थिति को देखकर अपने जीवन का पहला भारतीय सत्याग्रह करने का निर्णय लिया, और हालांकि ब्रिटिश सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन गांधी नहीं झुके, और गांधी के इस पहले सत्याग्रह के कारण चंपारण की स्थानीय सरकार को चुना पड़ा और फिर कटिया प्रणाली समाप्त कर दी गई, यानी गांधी का पहला सत्याग्रह सफल हो गया। इसके बाद गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने गांधी को आग्रह करके अपने इलाके में आने का निर्णय लिया, क्योंकि उस साल वहां अकाल पड़ा था, उनकी फसल मारी गई थी, लेकिन सरकार हर हाल में भू राजस्व वसूलने पर जोर दे रही थी। गांधी खेड़ा गए और वहां किसानों के पक्ष में सत्याग्रह चलाया। अंततः सरकार को वहां झुकना पड़ा और उस साल लगान की वसूली रोक दी। इसी तरह में अहमदाबाद हमारे देश का कपड़ा उद्योग का सेंटर था, केंद्र था। बहुत सारे कपड़ा उद्योग भारतीय उद्योगों के थे, लेकिन वे भी मजदूरों का शोषण कर रहे थे। इसलिए मील मजदूरों ने गांधी को अपनी स्थिति से अवगत कराया और गांधी जी वहां पर जाकर मील मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह किया। यानी पहली बार उसमें कुछ भारतीय भी शामिल थे जिनके खिलाफ ये सत्याग्रह हुआ। शुरुआत में मील मालिकों ने काम नहीं दिया, लेकिन गांधी के सत्याग्रह के प्रभाव में आकर बाद में मील मालिकों ने मजदूरों के साथ समझौता कर दिया और उन्हें कई तरह की सुविधाओं को देने का आश्वासन दिया। इस तरह गांधी के 3 प्रारंभिक सत्याग्रह, कई बार विशेषता पूछता है तो पहली बार ये तीनों सत्याग्रह स्थानीय मुद्दों को लेकर हुए थे। तीनों सत्याग्रहों को गांधी जी ने नेतृत्व दिया और तीनों सत्याग्रह अपने उद्देश्य में सफल हुए। तो इस तरह से हम गांधी के प्रारंभिक सत्याग्रहों की बात करते हैं। कितने मिनट का हो गया?